कक्षा 9 के दूसरे अध्याय बहुपद के बारे में जो भी परिभाषा है और उससे संबंधित प्रश्नोत्तर है उसके बारे में चर्चा करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले कृपया अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके जरूरत की बहुत सारी वीडियो इस चैनल पर पहले ही पोस्ट कर दी गई है और भी आपको मिलती रहेगी समय समय पर। तो बहुपद के अंदर क्या है, सबसे पहले बात करेंगे चर की। तो वह राशि जिसका मान है वो अज्ञात हो या बीज गणित में, जैसे सबसे पहले नाम बीज गणित क्यों पढ़ा है, तो जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर है, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटी वर्णमाला या छोटे अक्षर एक्स वाई जेड ए बी सी, इनको क्या कहा जाता है, बीज कहा जाता है। और इनसे बनने वाले या जिस गणित की शाखा के अंदर इनका अध्ययन किया जाता है उसको बीज गणित कहते हैं। अब अंग्रेजी वर्णमाला के जैसे लेटर एक्स वाई जेड ए बी सी आदि को क्या कहते हैं, चर कहते हैं, क्योंकि इनका मान है वो निश्चित नहीं होता है। किसी सवाल में x का मान 2 है तो किसी में 3 है, अगर कोई थोड़ा सा व्यंजक चेंज करोगे अलग अलग मान मिलेगा। तो आदि को चर कहते हैं। और चर के बाद अचर, तो जिनका मान है वो निश्चित होता है, वह राशि जिसका मान है वो निश्चित होता है। तो अंक गणित के जो मान है या अंक गणितीय संख्याएं, अंक गणितीय संख्याएं जैसे 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10 जो भी है 1 2 3 4 5, इनसे बनने वाले अंकों को या इनसे बनने वाली संख्याओं को क्या कहा जाता है, अचर कहलाते हैं। अर्थात इनका मान है वो निश्चित है। और अब चर और अचर दोनों का जब संयुक्त रूप हो जाता है, जैसे 3 अचर और x 3x या 5x या एक्स वाई जिसके अंदर गुणांक नहीं है तो 1 है, इनको क्या कहा जाता है बीज गणित के अंदर, पद कहा जाता है। तो पद किसे कहोगे, चर एवं अचर का संयुक्त रूप पद कहलाता है। संयुक्त रूप क्या कहलाता है, पद कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर 5x माइनस 2y 3z आदि, इनको क्या कहोगे, पद कहोगे। और जब पद आपस में संयोजित हो जाएं, अब संयोजन किसके द्वारा होता है, प्लस या माइनस के द्वारा। वरना 5 का अगर x से गुणा करूं तो 5x लिख दिया जाता है, या 3 के अंदर x का भाग दूं तो 3/x लिख दिया जाता है। लेकिन जब तो ये तो पद ही बने, पर इस पदों को जैसे x के अंदर 5 का भाग दूं तो x/5 एक पद है, तो पदों का संयुक्त रूप है। लेकिन अगर मैं 5x और 3 या 3y इनको प्लस के द्वारा संयोजित कर दूं या -5 माइनस के द्वारा अगर पदों का आपस में संयोजन कर दूं तो ये क्या बनते हैं, व्यंजक बनते हैं। और इन्हीं व्यंजकों को क्या कहा जाता है, बहुपद कहा जाता है। तो सबसे पहले बात आती है व्यंजक किसे कहोगे, तो चर और अचर से बनने वाले जो पद है उन पदों का संयोजन, पदों का संयोजन होता है तो उनको क्या कहते हैं, किसके द्वारा, प्लस या माइनस, प्लस और माइनस बेस्ट रहेगा, प्लस और या प्लस एवं माइनस के द्वारा। तो किसका निर्माण करते हैं, व्यंजक या बहुपद का। जैसे एक्स स्क्वायर एक पद है, 5x भी एक पद है, 3 भी एक पद है। जब इनका आपस में संयोजन होता है तो ये क्या बनता है, बहुपद बनता है। अब बहुपद के अलग अलग रूप होते हैं तो बहुपद के प्रकार भी हैं। अब प्रकार किसके आधार पर है, एक तो है पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के क्या प्रकार है, और एक घात के आधार पर, जैसे यहाँ x की घात 2 आई। अगर मैं इसी तरीके का कोई और पद बनाऊं जैसे y की घात 3 या 2y की घात 3 -5y स्क्वायर प्लस 8y, तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले एक तो ध्यान रखना, जब भी आप कोई चर और अचर से संयुक्त पद लोगे तो पद में चर की घात है उनका घटता क्रम होता है। जैसे आप 2y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर नहीं लिख सकते। अगर इनको लिखोगे तो आप छोटी क्लास में 7वीं के अंदर पढ़ कर गए हैं, ये दो सहजातीय पद है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी, कई बार आपके दिमाग में सवाल आता है कि हम जब भी या आपको कहेगी एक द्विपदी बहुपद बनाइए और आप दो पद ऐसे ही मर्जी से लिख दो 3x -5x, तो ये द्विपद नहीं है। अब इसके अंदर क्या होता है, सहजातीय पद और सहजातीय पद जुड़ जाते हैं। चर कौन सा है, y स्क्वायर वही रहता है, इसके गुणांक 3 और 2 जुड़ करके 5 हो जाएंगे। या फिर यहाँ पर
चर x वही रहेगा, प्लस के 3 और माइनस के 5 है, किसके पास कितना ज्यादा है, माइनस के 2x, ये जुड़ जाते हैं तो एक पद बन जाता है। इस बात को ध्यान में रखना, जब भी आपको किसी पद का बहुपद का उदाहरण देना है, उस उदाहरण के अंदर चर की घटती घात लिखी जाती है। या सबसे पहले कह दूं बहुपद का व्यापक रूप, कोई बहुपद है या व्यंजक है उसका व्यापक रूप क्या होता है, तो अगर कोई गुणांक जैसे a 1 x की घात मान लीजिए 5 है, तो अगले के अंदर b x की घात 4 होगी, फिर अगले में c x की घात 3 होगी, फिर अगले में d x की घात 2 होगी। अगर आपको जितने पद बनाने हैं, जरूर नहीं कि आप 5 घात के बाद 4 भी लो, 3 भी लो, 2 भी लो। अगर आपको एक 5 घात हाईएस्ट रखनी है, 3 पद वाला व्यंजक बनाना है, तो जैसे 2 x की घात 5 प्लस 3 x स्क्वायर माइनस 5, ये भी 3 पद वाला व्यंजक बन गया, जिसमें चर की घात कितनी शुरू हुई 5 से। तो सब लिखना जरूर नहीं है, लेकिन किसी भी घात को सेम को 2 बार नहीं लिखना है, सेम लिखा तो सजातीय पद है, वो जुड़ जाते हैं। अब पदों की संख्या क्या है, मतलब आधार पर बहुपद के प्रकार क्या है, एक तो एक पदी, ऐसा बहुपद या व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो, उसे क्या कहते हैं, एक पदी। जैसे 3x एक पदी व्यंजक है, माइनस 2xy एक पदी व्यंजक है, 2x स्क्वायर वाई एक पदी व्यंजक है। तो इनके अंदर कोमा है बीच में, मतलब ये एक अकेला पद है व्यंजक पूरी के अंदर। इसी प्रकार से द्विपदी को ऐसे कहोगे जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, जिसमें 2 पद हो। उदाहरण के तौर पर अगर द्विपद का उदाहरण देना हो तो 2 पद आने चाहिए। जैसे अभी बताया था 3x प्लस 5x तो नहीं लिख सकता हूँ, सेम पद है, लेकिन 3x प्लस 5 लिख सकता हूँ। इसमें x की घात 1 है, इसमें x नहीं है, मतलब x की घात 0 है। तो अचर बहुपद में x की घात कितनी होती है, 0। तो इस तरीके से पदों की संख्या कितनी होगी, 2। तो ये द्विपदी व्यंजक है, बहुपद कहलाता है। फिर आता है त्रिपदी व्यंजक या त्रिपदी बहुपद, तो सेम बात है अब तो, जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, 3 हो, 3 पद हो, उसे हम क्या कहेंगे, त्रिपदी व्यंजक कहेंगे। अब त्रिपदी व्यंजक का उदाहरण अगर आपको बनाना है तो फिर से वही बात ध्यान रखो कि घातों का घटता हुआ क्रम लिखिए। 3, अब 3 घात तक जाइए, 5 घात तक जाइए, 8 घात लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि सेम घात रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे 5 x की घात 3 प्लस 2 x माइनस 5, तो ये 3 पदों वाला बहुपद है। अब अगर पदों की संख्या 3 से ज्यादा है तो उसको बहुपदी व्यंजक या बहुपदी बहुपद कहते हैं। अब घात के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार है, तो जैसे यहाँ घात 3 आई है, यहाँ 1 घात आई है, इसी तरीके से यहाँ घात 2 आई है। तो जैसी उसकी अधिकतम घात है, हाईएस्ट घात कितनी, x की घात 1 यहाँ पर भी है, x की घात 1 यहाँ पर भी है, तो टोटल कितनी वो नहीं देखना, अधिकतम घात देखनी। चर की अधिकतम घात कितनी है, उस आधार पर घात के आधार पर भी बहुपद के प्रकार हैं। जैसे 5x की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, पद तो 4 है, तो पदों के आधार पर नहीं देखना, अब घात के आधार पर देखना है, घात अधिकतम कितनी है, 3 है। तो इसी तरीके से इसके अंदर अधिकतम घात कितनी, 1 है। तो ऐसा बहुपद है जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, उन्हें क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद कहते हैं। एक घाती नहीं बोल करके इसका सामान्य नाम होता है रेखिक बहुपद। जैसे 5x माइनस 3 या x माइनस 5 या 2x प्लस 3, ये रेखिक बहुपद के प्रकार हैं। फिर आता है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद किसे कहोगे, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। जैसे ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, पद कितने हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस घात अधिकतम 2 लेनी, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, उसे हम क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद कहते हैं या द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 द्विघाती बहुपद है। और यदि जिसमें चर की अधिकतम घात 3 है, जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो, उसे हम क्या कहेंगे,
त्रिघाती बहुपद कहेंगे। जैसे ये त्रिघाती बहुपद का उदाहरण है, पूरा सेम लिख सकते हैं। पदों की संख्या कितनी है वो इफेक्ट नहीं करेगा, बस घात है वो अधिकतम कितनी रखनी, 3, 3 के बाद 2 ले लो, 1 ले लो। तो इस तरीके से बहुपद के प्रकार हो गए। अगर 3 से ज्यादा है तो उस बहुपद को क्या कहेंगे, बहुघाती बहुपद कहते हैं। तो अब उसके बाद अगली परिभाषा है या अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है बहुपद के शून्यंक। अब हमने बहुपद बना ली, तो बहुपद बनाने के बाद बहुपद के शून्यंक क्या होते हैं वो ध्यान रखना है। जैसे एक उदाहरण लिया है 3x माइनस 6। तो इसमें जैसे आपको पूछा जाता है x का मान क्या है, छठी सातवीं के अंदर हम सीखते हैं x का मान समीकरण को हल करने के तरीके वाले में भी x की जगह ऐसा मान लिखो। वैसे तो x की जगह 1 रखोगे, 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 6 बराबर -3 आ जाएगा। x की जगह 2 लिखो तो 3 इंटू 2 6 में से 6 घटाओगे 0 आ जाएगा। x की जगह 3 लिखोगे, 3 माइनस 3 9, 3 इंटू 3 9, 9 में से 6 घटा लो तो पीछे कितना बचेगा 3। या फिर x की जगह 5 रखो तो 5 का 3 से गुणा 15, 15 में से 6 घटा लो पीछे आएगा 9। तो इस तरीके से जो भी मान रखते हैं उससे उत्तर मिलता है। लेकिन ऐसा कौन सा मान रखा है जिससे उत्तर है वो 0 प्राप्त हुआ है, तो 2। तो 3x माइनस 6 में x की जगह 2 रखने पर, जैसे 3 इंटू 2 माइनस 6 माइनस 6 बराबर 0। तो चर का वह मान जिससे बहुपद का हल क्या प्राप्त होता है, 0, उसे हम कहते हैं बहुपद का शून्यंक। तो बहुपद के शून्यंक किसे कहोगे, बहुपद के शून्यंक चर का वह मान जिससे बहुपद का हल शून्य प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद के शून्यंक कहते हैं। जैसे x माइनस 5 का शून्यंक। अब x की जगह ऐसा मान बताइए जिसको x की जगह रखने पर उत्तर 0 आता है। तो जैसे x की जगह 5 रखूं, 5 माइनस 5 उत्तर क्या आएगा, 0। तो शून्यंक क्या है, 5 है। ये तो एक सामान्य से समीकरण है, बाकी अभी बताया था दूसरे समीकरण भी। तो अब शून्यंक कितने होते हैं, क्या शून्यकों की संख्या फिक्स होती है? तो एक बात तो इसमें ध्यान रखना, नाम भले शून्यक हो लेकिन ऐसा जरूर नहीं है बहुपद का शून्यक है वो 0 प्राप्त होता है। 0 भी एक शून्यक होता है। जैसे 3x माइनस 8, 3x स्क्वायर माइनस 8x, अगर आपको इसके शून्यंक पूछे जाते हैं तो 0 का स्क्वायर करोगे, 0 इंटू 0 0, 0 का 3 से गुणा 0 में से 8 और 0 का गुणा करके घटाना है, इधर भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0। तो 0 रखने से भी हल क्या मिलता है, 0। तो इस बहुपद का एक शून्यंक क्या है, x का मान 0 भी है। लेकिन सारे मान है वो 0 नहीं है। बहुपद के किसी भी समीकरण का हल निकालोगे जरूर नहीं हर बार x का मान 0 आ जाए। तो बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, संख्या होती है बहुपद में चर की अधिकतम घात के आधार पर। जितनी चर की घात है वो भी कौन सी, अधिकतम घात है। जैसे इसमें अधिकतम घात कितनी है, 1, तो बहुपद का केवल एक ही शून्यंक मिलेगा। अधिकतम घात हो उतने शून्यंक होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई द्विघाती, अभी पढ़ा था, द्विघाती बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8 के शून्यंक कितने होंगे, तो इसके शून्यंक है वो 2 होंगे। टोटल शून्यों की संख्या कितनी होगी, के शून्यंकों की संख्या। अगर संख्या पूछी जाती है इसकी कितनी है, 2 है। ऐसे 2 मान आएंगे x की जगह जिसको रखने पर इस बहुपद का हल 0 मिलेगा। जैसे एक तो 2 इंटू x की जगह 2 रखूंगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 2 से गुणा 8 माइनस 8, उत्तर क्या मिलेगा, 0। और एक अगर x की जगह -2 रखूं तो -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2, तो माइनस का माइनस से गुणा प्लस, 2 का 2 से 4, 4 का 2 से गुणा करूंगा, फिर 8, 8 में से 8 घटाने पर उत्तर क्या आएगा, 0। तो इसके दो शून्य के, एक तो 2 है, एक माइनस का 2 है। तो इस प्रकार से किसी भी बहुपद की अगर आपको शून्यकों की संख्या पूछी जाए तो आप उसके अधिकतम घात देखिए, जितनी घात है उतने शून्यक है। तो रेखिक
बहुपद का एक शून्यक होता है, द्विघाती बहुपद के दो शून्यक होते हैं, उसी तरीके से त्रिघाती बहुपद के तीन शून्यक होते हैं। अब शून्य के बाद आता है इस पार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जरूरी या हार्ड टफ कहो, वो है सरल समीकरण, बीजगणित की सरल समीकरण। अब बीजगणित की सरल समीकरण क्या होता है, तो बीजगणित की सरल समीकरण, पहली बात है सरल समीकरण कहते हैं किसे, तो सरल समीकरण अंक गणित में नहीं है, बीज गणित में और उसके अलावा त्रिकोण में अभी भी आप 10th के अंदर जाओगे तब पता चलेगा। ऐसी समीकरण, ऐसी समीकरण जो प्रत्येक चर के लिए मान के लिए सत्य हो, यानी चर का कोई भी मान है उसके लिए समान प्राप्त हो, प्रत्येक चर के मान के लिए सत्य हो, उसे हम क्या कहेंगे, सरल समीकरण कहेंगे। अब सरल समीकरण का मतलब है आप ऐसी कोई समीकरण बताइए जो आप किसी भी, जैसे मुझे 2x+3 से गुणा करना है, इनके गुणा करने का तरीका क्या है, एक पद को तोड़ो, जैसे पहले 2x का गुणा 2x+3 से करो, फिर +3 का गुणा दूसरे पूरे कोष्टक से करो, तो इस तरीके से गुणा करो। उससे बेहतर है कि अगर दो समान पद है तो क्या इसकी कोई सर्व समीकरण है, पहला पद दोनों का सेम है उसको अगर ए मानो, दूसरा पद सेम है उसको बी मानो, तो ए और बी का अगर आपस में दो बार गुणा हो रहा है ए प्लस बी से, तो ऐसी स्थिति के अंदर सीधा हल किया जा सकता है a² + 2ab + b²। तो ये चर के हर मान के लिए सत्य है। यहाँ जैसे a का मान 2x आ जाए, अगर किस सवाल में a का मान 5x आ गए, अगर b का मान 3 है उसकी जगह -2 आ जाए तो भी ये सत्य है, तो भी उसका हल है वो जो गुणा में मिलेगा वो इसी में मिलेगा। तो अब बीजगणित की सरल समीकरण कौन सी है, बहुत जरूरी होती है याद रखने के लिए। तो एक एक सरल समीकरण बता रहा हूँ। सबसे पहले जैसे a+b का होल स्क्वायर, जिसका विस्तार होता है a² + 2ab + b²। वैसे सरल समीकरण का एक अलग से वीडियो विथ एग्जाम्पल बताया हुआ है पहले, तो उसको भी आप जरूर देखना, जिसके अंदर हर एक सरल समीकरण को उदाहरण देकर के समझाया गया है कि किस प्रकार से हल करना है। दूसरी सरल समीकरण a - b का होल स्क्वायर। अगर कोई सवाल हो इस तरीके से, जैसे आपको गुणा करने को कहें 2x - 5 का होल स्क्वायर का मान बताइए, तो उस सवाल के अंदर आप ये सरल समीकरण लगा सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर जिसका विस्तार होता है a² - 2ab + b²। जहाँ a की जगह 2x रख लो, b की जगह 5 रख लो, तो इसका मान निकालने पर 2x का स्क्वायर 2, फिर a की जगह 2x, b की जगह 5 + b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, इस तरीके से 2x का 4x², 5 का 2 से 10, 10 का 2 से 20, x + 5 का स्क्वायर 25। तो ये जो मान हमें प्राप्त हुआ वो का वो इन दोनों का आपस में गुणा करने पर मिलेगा। ये सरल समीकरण का उदाहरण है जिससे आप उनको हल कर सकते हैं। तो इसका विस्तार क्या हो जाएगा, a² - 2ab + b²। इसी तरीके से तीसरी सरल समीकरण है a + b और a - b, एक बार प्लस मिलेगा एक बार माइनस मिलेगा, तो इसका विस्तार क्या हो जाएगा, a² - b²। बहुत डायरेक्टली गुणा, जैसे 2x + 3 और उसका गुणा करना हो 2x - 3 से, तो एक बार a + b एक बार a - b, तो a² - b²। a² की जगह 2x का स्क्वायर कर लो, माइनस b की जगह 3 का स्क्वायर कर लो, 4x 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x² - 3 का 9, तो ये इसका हल प्राप्त हो जाता है। फिर चौथा x + a और x + b। अब ये सरल समीकरण कहाँ पर काम आती है, तो अगर कोई इसमें जैसे देखिए पहला पद सेम है दूसरा भी सेम है, प्लस माइनस है तो ऊपर वाली लगी। अगर कोई ऐसा सवाल है 2x + 3 और उसका गुणा करना है 2x - 5 से, दूसरा पद है अगर अलग अलग आता है तो उसके अंदर आप इस सरल समीकरण को लगा सकते हैं और इसका विस्तार क्या हो जाएगा, x² माइनस कोष्टक के अंदर a + b का x + ab। अब उसके बाद पांचवें सरल समीकरण a + b का होल क्यूब, a + b * a + b * a + b। जब 3 बार गुणा करना पड़े 2x + 3 2x + 3 2x +
3। इस तरीके से आपको इतना बड़ा गुणा करना हो फिर भी आप उस सर्वसमीका की सहायता लोगे तो विद इन सेकंड आपको इनके उत्तर मिल जाएंगे। पहले क्या होता है 2x प्लस 3 का होल क्यूब, और अब इसके अंदर सर्वसमीका लगेगी a प्लस बी का होल क्यूब। तो a की जगह मान क्या है 2x, b की जगह मान क्या है 3। जब आपको इसका क्यूब करना है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये इस सर्वसमीका का विस्तार है। अगर कोई सवाल इसके जैसा है तो फिर आप उसका हल ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले a का क्यूब करो, तो a का क्यूब हो जाएगा 2x का क्यूब प्लस फिर b का क्यूब करो, तो b का मान क्या है 3 उसका क्यूब प्लस 3 a का स्क्वायर 2x का स्क्वायर फिर b 3 प्लस 3 a की जगह a का मान रख लो 2x और बी स्क्वायर जगह किसका स्क्वायर 3 का। तो बस इतना सा काम कीजिए, आपको जितना इसके गुणा करने में टाइम लगेगा उसका चौथा हिस्सा भी नहीं लगेगा और आपको उत्तर मिल जाएगा। 2 का क्यूब 8 एक्स क्यूब प्लस 3 का क्यूब 27 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 2 का स्क्वायर करो पहले 4 4 का 3 से गुणा 12 12 का 3 से गुणा 37 और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर पहले 9 9 का 2 से गुणा 18 18 का 3 से गुणा 54 और साथ में एक्स है। तो ये इसका हल हो जाता है। तो इस तरीके से सर्वसमीका का बहुत फायदा है। आप किसी भी गुणनफल बीजगणित के अंदर गुणा करना हो पदों का आसानी से कर सकते हैं। और 9th के अंदर तो 2.3 2.4 के अंदर इन सर्वसमीका बहुत उपयोगिता है। तो अगर इस तरीके का आएगा तो उसको क्या लिखोगे a क्यूब लिखोगे b क्यूब लिखोगे 3a स्क्वायर b लिखोगे और प्लस 3ab स्क्वायर। लेकिन अगर बीच में माइनस आ गया तो जैसे a माइनस बी का होल क्यूब तो क्या करोगे, तो सवाल 2x माइनस 5 का होल क्यूब, तो वहां ये सर्वसमीका लग जाएगी, माइनस को साथ में लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका विस्तार क्या होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और लास्ट वाला पुनः प्लस 3ab स्क्वायर, ये इसका विस्तार हो जाता है। अब इसी तरीके से जैसे अभी पिछला किया था वैसे वैसे इसमें मान रखो, इस तरीके से तो आपको इसका हल प्राप्त हो जाता है। फिर सातवीं सर्वसमीका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर 3 पद आ जाते हैं, जैसे कि उदाहरण देकर के बताऊं तो 2x प्लस 3y माइनस 4z, इस तरीके का सवाल है, उसका इसी से गुणा करना हो 2x प्लस 3y माइनस 4z का। तो गुणा का नियम क्या है, पहले 2x से गुणा करो पूरे कोष्ठक से, फिर 3y का करो पूरे कोष्ठक से, फिर माइनस 4z का करो पूरे कोष्ठक से। तो बहुत टाइम लगेगा, मतलब गुणा करते करते आपको कम से कम 5 मिनट खर्च करने पड़ेंगे। नहीं तो क्या देखना है, अगर दोनों संख्या सेम है कोष्ठक के अंदर 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर, उसके अंदर आप a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का मान रखो और जैसा जैसा इस सर्वसमीका का विस्तार है वैसे वैसे आप उनका मान निकालते जाइए, तो आपको इसका हल प्राप्त हो जाएगा। जैसे पहले a का स्क्वायर करना है, फिर b का स्क्वायर करना है, फिर c का स्क्वायर करना है, फिर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस तरीके से मान निकाल दो। तो a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर, 3b का स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर, c का स्क्वायर मतलब 4z का स्क्वायर। तो अब प्लस 2ab, a की जगह 2x b की जगह 3y प्लस 2bc b की जगह 3y c की जगह 4z प्लस 2ca, तो 4z का गुणा 2x। बस अब आप इसका विस्तार कर लीजिए, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर, 4z का स्क्वायर 16z स्क्वायर, 2 का 2 से गुणा 4, 4 का 3 से 12, x का y से xy प्लस 2 का 3 से 6, 6 का 4 से 24 yz प्लस 4 का 2 से 8, 8 का 2 से 16 zx। तो ये इस सर्वसमीका का उत्तर हो गया, मतलब इस बीजीय व्यंजक का। अब आप मानिए इसका गुणा आप इससे कितनी बार कर रहे हैं, सॉरी मैंने प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस भी ले लिया है, तो चलो उसमें है तो सी का चिन्ह माइनस साथ में रखना। बस इस तरीके से आप इस सर्वसमीका का विस्तार या उससे जुड़े हुए प्रश्न जो भी मान आते हैं उसके अंदर इस सर्वसमीका को रख करके हल कर सकते हैं। तो इसका विस्तार क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca।
अगर इसमें से किसी का मान माइनस में भी आता है, जैसे अभी ऊपर बताया था 4z का मान, तो अगर c का मान माइनस में आता है तो आप c की जगह क्या लोगे, 7 मान लोगे। जैसे माइनस c, जहां भी c लिखा है उसकी जगह -4z लिखना, इस तरीके से। अब इसके बाद फिर अगली सर्वसमीका कौन सी है, तो अगर कहीं पर भी मान आपको मिलता है, जैसे a का स्क्वायर, सॉरी a का क्यूब प्लस b का क्यूब, केवल दो ही मान पूछे जाते हैं। जैसे 2x का क्यूब प्लस 3y का क्यूब, और इसका अगर आपको हल निकालना पूछा जाए या ये किसके बराबर है, तो a प्लस बी का गुणा करना a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, जो इसका गुणनफल होगा वो ये आएगा। मतलब ऐसे समझ लो, ये पूरा कोष्टक आगे लिख दूं तो उसका मान क्या आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब। जैसे पूरा विस्तार से बताऊं तो 2x प्लस 3y फिर 4x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 9y स्क्वायर, और आपको पूछे इसका हल बताइए, तो इसका हल क्या है, 2 और 3y है, फिर उसी सर्वसमीका को इस रूप से लिखा है, तो इसका मान केवल x का क्यूब प्लस y का क्यूब है, यानी 2x का क्यूब कर लो प्लस 3y का क्यूब कर लो, वो इसका हल है। तो इसका 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब, ये उत्तर आता है। तो अगर कहीं ये लिखा हुआ आता है 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब के गुणनखंड निकालिए, तो उसके गुणनखंड ये है। तो ऐसे करने ये सर्वसमीका इस तरीकों में लागू होगी। फिर 9वीं, अगर यहाँ पर माइनस आ जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आप उसका विस्तार या गुणनखंड क्या करोगे, a माइनस बी बार वही चिन्ह रहेगा जो उसका है, प्लस था तो प्लस रहा, अंदर माइनस, अब माइनस है तो बाहर माइनस, अंदर प्लस, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके अलावा 10वीं सर्वसमीका, और 10वीं सर्वसमीका कौन सी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान 3abc होगा। कब, जब ए बी और सी को जोड़ा जाए तो 0 आता हो तो। जैसे 2 प्लस 8 प्लस और अगला 2 और 10 है माइनस 10। अगर ये तीन संख्या है, जहाँ ए का क्यूब करने को कहे, बी का क्यूब करने को कहे और सी का क्यूब करके आपको उसका योगफल करने को पूछे, तो जैसे मतलब छोटा उदाहरण लो, 2 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, 2 और 5 आगे 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 25, चिन्ह आएगा माइनस का, और 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 2 × 2 × 2। तो इनका गुणनफल है, ये जोड़ करके कितना आएगा, तो ये उतना ही आएगा। जैसे 7 का 5 से गुणा 35, 35 का 2 से 70, 70 का किससे कर लो, 3 से कर लो, माइनस के 210, इतना बचेगा। तो मतलब एक संख्या आपको ऐसे कहते, बड़ा सवाल हो थोड़ा, ए क्यूब प्लस बी, पहले सर्वसमीका लिख लेता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान कितना होगा, -3abc। लेकिन यहाँ पर शर्त है, यदि ए को बी को और सी को तीनों को जोड़ा जाए तो हल कितना हो, 0 हो, तब ये सर्वसमीका लागू है। अब इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब है अगर आपको कोई बड़ा सा सवाल कहें कि 15 का घन प्लस 45 का घन प्लस 15 और 45 दोनों का योग 60 है, तो यहाँ पर -60 का घन, इनका क्यूब कर करके जोड़ने को पूछा जाए, तो आप सोचिए पहले 15 × 15 × 15 करो, 45 × 45 × 45 करो, 60 × 60 × 60 करो, फिर जोड़ो, बहुत टाइम लगेगा। तो इससे शॉर्ट में क्या है, आप पहले उन संख्याओं को जोड़ लो, जैसे 15 45 60 होता है, और इधर माइनस के 60 है, घटाइए कितना आएगा, 0। तो अगर 0 आता है तो इसका सीधा उत्तर क्या आएगा, -3abc।
ये उत्तर आता है डायरेक्ट ए बी सी। तो 60 से गुणा करोगे फिर उत्तर कितना आएगा इस तरीके से। यहाँ पर हाँ प्लस ही है, सॉरी फिर भी मैंने मिस्टेक कर दी, प्लस 3 एबीसी प्राप्त होगा क्योंकि ये सर्वसमीक है, जैसे पूरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के बराबर। तो अब यहाँ पर कोष्टक में मान अगर ए प्लस बी का 0 आ जाए तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा और इसका मान कितना हो जाएगा माइनस का 3 इधर आएगा प्लस में 3, तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर मान आता है 3 ए बी सी। बस इस तरीके से। तो यहाँ पर इस अध्याय की सारी परिभाषा पूर्ण हुई है। फिर इसके बाद चलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें एक मोटिवेशन जरूर दें ताकि हम और अच्छी वीडियो लाने का प्रयास करें। धन्यवाद।